हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर एक बार आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने कल ही आपको बताया था कि हम अपने उस पाठ को अगली तासिका में पूरा करेंगे और बिल्कुल उसी वादे के साथ आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत है लेकर उसी पाठ का अगला भाग। आपको याद होगा कि हमारी पिछली तासिका में हमने पाठ की शुरुआत की थी, जो पाठ था दो बैलों की कथा। और इस दो बैलों की कथा में हमने हीरा और मोती की कहानी को समझने का प्रयास किया। हमने पशुओं के माध्यम से मानवीय संवेदना को समझने का प्रयास किया। हमने लेखक प्रेमचंद जी के माध्यम से यह जाना कि पशु जो बोल नहीं सकते लेकिन अपनी भाषा में वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वे भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। बस फ़र्क ये है कि हम उस भावना को समझना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर पशु यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वे भी प्यार के भूखे हैं, वे भी हम लोगों की तरह आपस में रहना चाहते हैं, वे भी स्वतंत्रता चाहते हैं और वे भी एक दूसरे से गहरी मित्रता रखते हैं। बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस पाठ का आरंभ किया था, जिसमें हमने बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पर स्पर्श करने का प्रयास किया। हमने हीरा और मोती की गहरी मित्रता देखी। हमने झूरी काची जो उसके मालिक है उसके प्रति उनका प्रेम कितना है वह देखा। जब वे अपने मालिक से अलग होते हैं वह अलगाव का यानी जुदा होने का भाव देखा। जब वे गया के घर चले जाते हैं तब अपने मालिक के प्रति, कौन से मालिक, झूरी काची के प्रति विद्रोहपूर्ण स्नेह को देखा, जहाँ पर विद्रोह भी था और जहाँ पर स्नेह यानी प्रेम भी था। जब वे गया के घर गए वे गया को स्वीकार नहीं कर पाए। गया ने जिस तरीके का व्यवहार किया उन बैलों के साथ वह उनको अच्छा नहीं लगा और जिसका परिणाम वे अपने कार्य से उनको दिखाते हैं। लेकिन गया भी बिल्कुल भी सहानुभूति ना दिखाते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। कई बार उनके साथ मारपीट होती है, उनको पीटा जाता है, कई बार उनको भूखा रखा जाता है, तो कई बार केवल सूखा भूसा देकर उनसे काम करवाया जाता है। कई बार हमारे हीरा मोती जिनके पास वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे विकल्प मौजूद है, लेकिन फिर भी वे क्या करते हैं, उस बात को स्वीकार करते हुए अपना जीवन उसके साथ जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वो जी नहीं पाते यानी उस संघर्ष को चरम सीमा पर जाने के बाद सहन नहीं कर पाते, वे वहाँ से भागने का निश्चय करते हैं। लेकिन भागते समय भी हमने देखा कि एक छोटी सी लड़की, उसकी भावनाओं को उन्होंने समझने का प्रयास किया। साथ ही हीरा और मोती, इन दोनों में जो समझदार हीरा है वह किस तरीके से अपनी बात को रखता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए या फिर यहाँ से भागने के लिए, स्वतंत्रता के लिए उस छोटी लड़की को परेशान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उनकी संवेदना, पशुओं में होने वाली मानवीय संवेदना को हमने देखा। जब वो बैल रात के समय वहाँ से भागते हैं, बेतहाशा भागते हैं, तब वे रास्ता भूल गए और फिर हमने देखा कि वे कांजी हाउस तक कैसे पहुँचे। ये सारी बातें हमने हमारी पिछली तासिका में देखी हैं। तो जो छात्र हमसे अभी जुड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वे हमारी पिछली तासिका ज़रूर देखें, जहाँ पर बड़ी विस्तार से हमने सभी मुद्दों को समझाया। आज हम उस कहानी को आगे लेके चलते हैं। कांजी हाउस पे हमने कहानी को छोड़ा था, कांजी हाउस से आज हम कहानी की शुरुआत करेंगे। पिछली तासिका में हमने एक बात आपको बतानी थी, वह बात आज शुरू करते हैं और वहाँ से कहानी का आरंभ हम आज का करते हैं। कांजी हाउस पहुँचने से पहले उनके साथ एक घटना वहाँ पर घटित होती है। मैं उस घटना से आज की तासिका का आरंभ करता हूँ। हमने देखा था कल कि वे बेतहाशा भागे। भागते समय वे मटर के खेत में पहुँचते हैं। दिन भर के थके हारे
भूखे प्यासे हमारे हीरा मोती जब उस मटर के खेत में पहुंचते हैं तो पेट भर के दोनों मटर खाते हैं। जब पेट भर के मटर खाते हैं तभी अचानक वो कहते हैं ना कि जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष है, वह कभी जल्दी ख़त्म नहीं होता। और बिल्कुल वैसा हुआ कि जब वो दोनों उस मटर के खेत में पेट भरकर खाने के बाद ऐसे विश्राम कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक सांड किसको कहते हैं? बुल, है ना। एक सांड जो है वो उनकी तरफ दौड़ा रहा है। अब जानते हैं सांड बड़ा ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, और इसलिए सांड जो है वह हीरा और मोती की तरफ आता हुआ वहाँ पर दिखाया गया। जब हीरा और मोती सांड को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इससे बच पाना आसान नहीं है। करे क्या? हमने देखा था कि हीरा जो है बड़े तेज बुद्धि वाला बैल है। हालांकि हमने मूर्खता की श्रेणी में डाला है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बुद्धि है, इसका परिचय वह यहाँ पर देता हुआ दिखाई देता है। हमने देखा कि जब सांड उसकी तरफ आता है तब हीरा मोती को समझाता है कि हमें इससे लड़ना है किसी भी हालत में, है ना। अगर नहीं लड़े तो भी वो हमें मारेगा, और लड़े तो भी हो सकता है हम मारे जाएं। इससे अच्छा यह है कि हम क्या करें, तो उससे लड़ें। तो फिर वो योजना बनाते हैं कि अगर सांड हीरा की तरफ आए तो मोती क्या करे, तो पीछे से आकर उसके बगल में अपने सींग घुसेड़ दे। अगर वह हीरा की तरफ जाए तो दूसरा बैल आकर अपने दूसरे साइड से क्या करे, वो सींग उसके पेट में घुसेड़ दे। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि एक आगे से और एक पीछे से इस तरीके से हमला करे कि वह सांड जो है वह क्या कर पाए, तो उन पर अगर आक्रमण करे तो कम से कम उनके पास एक मौका मिले अपनी सुरक्षा का। और जब सांड उनकी तरफ बढ़ता है, देखिएगा सांड भी जो है ना वह इस एक बात का आदी था कि एक समय उस पर आक्रमण करने वाला एक ही प्राणी हुआ करता था। तो सांड अपने आप को शक्तिशाली समझता था, समझ रहे हैं ना, शक्तिशाली समझता था। लेकिन इस बार उसने देखा कि एक नहीं, दो प्राणियों पर या बैलों पर अब उसको आक्रमण करना है, क्योंकि दोनों भी उसी तैयारी में जुटे हैं। जैसे ही आक्रमण करता है, हीरा और मोती अपनी सूझबूझ के साथ उस पर हमला करते हैं, और हुआ बिल्कुल वैसा। हीरा मोती के लिए और मोती हीरा के लिए सहायता करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दिए, और बिल्कुल उनके योजना के अनुरूप वे आक्रमण करते हैं और अपने सिंग उसके पेट में घुसेड़कर उसको गिरा देते हैं। जब पेट उसके सिंग में घुसेड़ दिए गए, वह जख्मी हुआ, वह ज़मीन पर नीचे गिरा। तब मोती कहता है कि मैं इसको मार देता हूँ। तो हीरा कहता है कि नहीं, ये हमारे धर्म में नहीं है, जो पहले से जख्मी है उसको और क्या मारना। मोती इस बात को नहीं मानता, लेकिन हीरा उसे ये बात समझा देता है। और फिर उसके बाद जब वो थक जाते हैं तब वे उस मटर के खेत में हालांकि खा चुके हैं, लेकिन मोती को यहाँ पर फिर एक बार भूख लगती है और वो कहता है कि हम एक बार और मटर वहाँ पर खाएंगे। हीरा मना करता है मोती को, लेकिन मोती इस बात को नहीं मानता। और अचानक तभी उस खेत के जो भी किसान हैं वो आते हैं और बहुत यहाँ पर उन पर मार पड़ती है। और फिर अगले दिन ये दिखाया गया इस दृश्य में कि हमारे हीरा और मोती कहाँ पर कैद है, तो कांजी हाउस में कैद है। हमने कांजी हाउस तक स्टोरी को हम लेकर गए थे, इस कहानी को लेकर गए थे। तो फिर वो कांजी हाउस गए। कांजी हाउस के बारे में हमने कल बात की थी कि कांजी हाउस वह सरकारी जगह है जहाँ पर जो इस तरीके के जानवर हैं जिनका कोई नहीं है, जो ऐसे सड़कों पर रास्तों पर घूमते हैं, हो सकता है कभी कभी किसी को परेशान भी करें, तो ऐसे जानवरों को रखने के लिए एक सरकारी जगह है, उसको बोला गया है कांजी हाउस। अब इस कांजी हाउस में जब वो पहुंचते हैं
तब वो देखते हैं कि उस कांजी हाउस में बकरियां है, गधे है, घोड़े है और अब ये बैल, ठीक है। लेकिन वे इस बात से उनको आश्चर्य होता है कि लगभग दिन भर वे वहाँ पर थे, किसी ने उनको चारा तो छोड़िएगा, पानी भी नहीं पूछा। तब उनको इस बात का बड़ा बुरा लगा कि इससे अच्छा तो वो गया था, कम से कम सूखा भूसा तो देता था, यहाँ पर खाने के नाम पे कुछ नहीं था। तो दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद जब उनको इतनी भूख लगी, क्योंकि उनका शरीर जो है वह बिल्कुल निर्जीव सा प्रतीत हो रहा था, तब हीरा और मोती भूख से व्याकुल वहाँ पे होते हैं और उनके पास एक ही विकल्प होता है कि दीवारों पर जो पपड़ी होती है ना, जो रंग लगाई गई पपड़ी होती है, वो उसको क्या करते हैं तो चाट कर उसको खाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। और इसी तरीके से उनके दिन गुजरते हैं। उनकी हालत बद से बदतर होती जाती है। वहाँ पर होने वाले सभी जीव ऐसे ही हैं कि जिनकी स्थिति बहुत ही भयंकर इस प्रकार से हुई है। बहुत दिनों तक ऐसे वो रहे। तो हीरा जो कि समझदार है, जिसके पास सहनशीलता है, वह भी इस बात से परेशान होता है और वे निर्णय करते हैं कि वे क्या करेंगे, वे यहाँ से भागेंगे। और फिर हमारा हीरा क्या करता है तो अपनी ताकत का प्रयोग करता है और उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है। जब वो उस दीवार को तोड़ता है तो मोती उसको समझाने का प्रयास करता है कि मत करो ऐसा, अगर चौकीदार ने या किसी ने देख लिया तो आफत आ सकती है। तो हीरा बहुत अच्छे वाक्य कहता है। हीरा कहता है कि अगर मेरे ऐसा करने से कोई आज़ाद हो, अगर किसी को स्वतंत्रता मिले, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह बात मोती को भी अच्छी लगती है। लेकिन शाम के वक्त चौकीदार जब प्राणियों की संख्या गिनने आते हैं, तब देखते हैं कि दीवारों के साथ किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि जब वे हीरा उस दीवार को है ना टकराता है, अपने सिंग घुसेड़ता है, तब ये अनुभव करता है कि इसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन चौकीदार आए और हीरा को वहाँ पर सज़ा मिलती है, मार पड़ती है और साथ ही उसको मोटी रस्सी से बांधा जाता है। अगले दिन मोती उसको समझाता है कि मैंने तुमने कहा था कि ऐसा मत करो। लेकिन जब हीरा बात कहता है ना कि अगर मेरे इस करने से किसी को आज़ादी मिले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मोती क्या करता है, फिर अगले दिन वही प्रयास शुरू करता है और उसमें वो सफल होता है। वह क्या करता है, उस दीवार को तोड़ देता है और जैसे दीवार टूटती है, वह सभी प्राणियों को भागने को कहते हैं। बकरियां भाग जाती है, घोड़े भाग जाते हैं, लेकिन गधे जाने का नाम नहीं लेते। तो हीरा और मोती उनसे कहते हैं कि अरे भागो, अब आप आज़ाद हो गए हो। लेकिन गधे नहीं भागते, क्योंकि गधे की जो मेंटालिटी है, जो मानसिकता है, गुलामी वाली मानसिकता, वे कहते हैं कि अगर जाएंगे फिर पकड़ लिए जाएंगे, फिर वापस ही आना पड़ेगा, इससे बेहतर हम नहीं जाते। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने आप को गुलाम मान लिया है और इसीलिए वे उसी मानसिकता के शिकार हैं। लेकिन बहुत बार प्रयास करने पर वे उनको वहाँ से हीरा और मोती क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उस समय हीरा बड़ा अच्छा वाक्य कहता है कि मोती तुम भी इनके साथ चले जाओ, क्योंकि मेरी रस्सी टूट नहीं रही है, बड़ी मोटी रस्सी है, उसको चबाकर तोड़ने की कोशिश की गई, नहीं टूटी, तुम यहाँ से जाओ। तो मोती कहता है कि क्या मैंने दोस्ती केवल इसलिए की है कि अपना स्वार्थ देख सकूं? क्या तुम्हें मुसीबत में छोड़कर मैं अकेला आज़ाद हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं? क्या मुझे आपने ऐसा दोस्त समझा है? देखिए, ये है दोनों बैल, लेकिन दोनों की मित्रता देखिएगा, कितनी गहरी मित्रता यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और मोती हालांकि भाग सकता था, किंतु वो नहीं भागता, वही हीरा के पास सो जाता है। सुबह अगले दिन फिर चौकीदार आते हैं, देखते हैं और फिर उनके साथ वही सुलूक होता है जो हमेशा से होता है। अगले बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और
वही व्यवहार वे सहते रहे। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक दड़ियल सा आदमी वहाँ प्रवेश करता है, और वो दड़ियल सा आदमी, जैसे हम नीलामी कहते हैं, उस तरीके से इनको नीलाम किया जाता है। और वह दड़ियल सा आदमी, जिसको देखकर एक डर सा प्रतीत हो, ऐसा लगता है कि उसके हाथ में छुरी है और बिल्कुल वह किसी कसाई जैसा लगता है। वह उनके पास आता है, उनको छू कर देखता है और फिर उन्हें अपने साथ लेके जाता है। जब वो उसको साथ लेकर जा रहा है, उस समय हीरा और मोती के मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं कि देख लेना, ये हम पर छुरी ज़रूर चलाएगा। उसमें भी हीरा के सेंटेंस बड़े अच्छे हैं, वाक्य बड़े अच्छे हैं। वो कहते हैं कि अगर मर भी गए तो हमारे सिंग, हमारा शरीर, हमारा मांस किसी ना किसी के काम आएगा, इससे और अच्छा क्या हो सकता है। मतलब हर समय हीरा समझदारी से काम लेता है। जब दड़ियल आदमी उनको रास्ते से ले जा रहा है, तब उस समय वे देखते हैं कि एक जानवरों का झुंड वहाँ पे बैठा है जो घास खा रहा था। लेकिन उनको देखकर हीरा और मोती के मन में एक विचार आता है कि कितने निर्दयी, कितने स्वार्थी है। अपने किसी भाई को वो लेके जा रहा है और आप लोग वहाँ पे आराम से बैठे हो। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा हीरा और मोती ने दूसरे प्राणियों के बारे में सोचा, उनको आज़ाद कराया, उनकी अपेक्षा है कि वे जो झुंड में बैठे जानवर है ना, वे उनकी मदद क्यों नहीं करते। इसलिए उनको हीरा और मोती ने स्वार्थी कहा। लेकिन आश्चर्य कि वो दड़ियल सा आदमी जिस रास्ते से उनको लेके जा रहा था, वह रास्ता जाना पहचाना लग रहा था। वही पेड़, वही पौधे, वही रास्ता, अरे वही कुआं, सब कुछ वही है। फिर धीरे धीरे उनको याद आने लगता है कि अरे हाँ, ये तो वही रास्ता है जहाँ पर हम रोज़ खेतों में जाया करते थे। हाँ, यही तो पानी पिया करते थे। हाँ, यही तो मेरा मालिक झूरी काछी उनको लेकर आता था। उनका मन प्रसन्नता से भरने लगता है और वे उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ ही पलों के बाद झूरी का घर दिखाई देता। तब हीरा और मोती आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि मैं इस रास्ते के आगे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर दड़ियल आदमी मुझ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे तो हम उस पर हमला बोल देंगे, लेकिन यहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे। जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि झूरी काछी वहाँ पर दरवाजे पर खड़ा है, और ये बैल उसके सामने जब आते हैं तब झूरी काछी उनको देखकर गदगद होता है, उनके पास आता है, उनको गले लगाता है। तभी दड़ियल आदमी वहाँ प्रवेश करता और कहता है ये मेरे बैल हैं। तो झूरी कहता है नहीं, ये मेरे बैल है, इसे बेचने का या फिर नीलाम करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? ये मेरे बैल है और इसका सबूत यह है कि ये बैल अपनी मर्जी से मेरे घर पे यहाँ पर आके रुके हैं। दड़ियल आदमी यहाँ पर थोड़ी बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, दबाव डालने का प्रयास करता है, लेकिन मोती जो हमेशा इन बातों के लिए तैयार होता है, वह अपना क्रोध प्रकट करता है और उस आदमी को अपने गांव की सीमा तक दौड़ा दौड़ा कर वहाँ से भगाता है और वही रुकता है कि अगर वो वापस आ गया तो उसको मज़ा चखाऊंगा। कुछ समय बाद वो देखता है कि वह दड़ियल सा आदमी वापस नहीं आया। फिर वह अपने मालिक के पास आता है, झूरी काछी के पास आता है और अपना विद्रोह से भरा स्नेह जो है, उस स्नेह से उनकी आँखों में मानो कि आंसुओं की धारा बह रही है। दोनों एक दूसरे से ऐसे गले लग रहे थे कि मानो वो पशु नहीं, वह भी उनके रिश्ते हैं, उनके खून के रिश्ते हैं या फिर उनके अपने हैं। वहाँ पर इन दोनों का मिलाप, हीरा और मोती और झूरी, इनका मिलाप वहाँ पर दिखाया गया है, जो कि हमारी आँखों में आंसू वहाँ पर ला सकता है, हमारे हृदय को व्यथित कर सकता है कि एक पशु एक मनुष्य के प्रति कितना प्रेम रख सकता है। और तभी झूरी की पत्नी वहाँ प्रवेश करती है और वह भी अपना अपनापन उन बैलों के प्रति वहाँ पर दिखाती है। तो यहाँ पर जब वो सब लोग एक जगह पे आते हैं तो एक असली परिवार किसे कहते हैं, वह परिवार की व्याख्या यहाँ पर स्पष्ट होती है। और फिर ये कहानी जो है, दो बैलों की कथा यहाँ पर समाप्त होती है।
तो इस कहानी में हमने गहरी मित्रता देखी, पशुओं की मानवीयता देखी और मनुष्य के अंदर होने वाले स्वार्थी गुणों को भी देखा। जो केवल पशु को पशु समझता है वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इस कहानी में हमने आज जो भी संदेश पाया वह संदेश यह कि स्वतंत्रता हर कोई चाहता है, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, और हीरा मोती उसका साक्षात उदाहरण है। तो इस प्रकार से यह पाठ एक मानवता का संदेश देता है और हमें यह बात बताता है कि पशु भी मनुष्य की भांति रहना चाहते हैं, पशु भी मनुष्य की भांति अपने विचार रखना चाहते हैं और पशु भी मनुष्य की भांति स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। उन पर ज़बरदस्ती मत थोपिएगा, उनको जीने दीजिए। यह संदेश हमें इस पाठ से मिलता है। इस पाठ में हमने बहुत सारे मुद्दों को स्पर्श किया। आशा करते हैं कि आप सबको यह पाठ पूरा समझ में आया होगा। पूरा पाठ समझना है तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। मेरा ये वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जहाँ पर सारे वीडियोज़ आपको साथ में देखने को मिलेंगे। तो मेरे इस चैनल का नाम है हिंदी प्रेमी अशोक, और इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, लोगों को बताएं कि हम यहाँ पर हिंदी किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आप अशोक सर की इस क्लास को पसंद करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे व्याकरण पाठों के साथ और साहित्य के साथ, गद्य और पद्य के साथ फिर एक बार मिलना है। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।